वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, होप सो कि अभी तक के सारे लेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे जो सीरीज चल रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी सिंपल फॉर्म में आप लोग को बताया गया है। इसके हेल्प से आप काफी सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम अगले तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है तो आप उसे कैसे काफी इजी वे में सॉल्व करेंगे। और सेकेंड है हमारा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अगर आपका सर्किट कुछ डेल्टा जैसा है उसे स्टार के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डेल्टा के फॉर्म में, एक ट्रायंगल के फॉर्म में अगर आपके पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस दिया गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है आपके पास में, उस ट्रायंगल के हर एक एज पे एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो उसे स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब उस तरीके के क्वेश्चन को करने में अगर आपको करंट वाले मेथड से अगर परेशानी आती है तो हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इन स्टार फॉर्म एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो ये आज का लेक्चर है, तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो सो फोकस एंड कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इनफाइनाइट लैडर सर्किट भी बोलते हैं या नेटवर्क भी बोलते हैं इसको। इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। तो मैं इस पे एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं, और अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन इससे आता है उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज हमारे पास में एक सर्किट है कुछ इस तरीके का। यहां रेसिस्टेंस लगा हुआ R1 और यहां पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है R2। ठीक है, फिर यहां पे भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है R1 और यहां पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है R2। फिर यहां कुछ रेसिस्टेंस लगा हुआ है R1, यहां रेसिस्टेंस लगा हुआ है R2। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये कुछ इन्फिनिटी तक जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर इस पूरे सर्किट को तुम एनालाइज करते हो तो ध्यान से देखो, इसमें कोई यूनिट का, इस पूरे सर्किट का एक यूनिट है जो अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। वो क्या है? ये R1 और R2, ये वाला जो पार्ट है इस पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का, इस लैडर नेटवर्क का एक बेसिक यूनिट है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। कहां तक रिपीट कर रहा है? अप टू इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा है। क्लियर है? तो हाउ यू विल सॉल्व दिस सर्किट, ये मैं एक बेसिक जनरल क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। आगे आपको क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल जब भी इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो आपको R1 और R2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वहां से आप सॉल्व करिएगा। क्लियर है? तो देखो ये हमारा सर्किट है, मैं बहुत ही लॉजिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने अपने क्लासेस में बच्चों को बताया है ये तरीका, और ये काफी ही सिंपल लैंग्वेज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो लुक ओवर हियर। देखो बच्चे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ये इतना बड़ा सर्किट है और इस सर्किट में ये दो पॉइंट दिए गए हैं A और B, ठीक है, और हमें जो क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है वो पूछ रहा है फाइंड रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है पूरे सर्किट का। बच्चे देखो, सबसे पहला जो मेथड आपको मैंने बताया था
कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो था, अगर आपके पास में किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट अगर दे दे तो उस दोनों पॉइंट के अक्रॉस आपने क्या करना है, एक बैटरी को कनेक्ट कर लेना है, यानी ए से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को और बी से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को। पहले क्वेश्चन को पॉज करके लिख लेना। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा मैंने बताया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे करंट वाला मेथड अगर अप्लाई करोगे ना, तो वो मेथड आपको यहाँ काफी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, और ये भी हमें नहीं पता कि ये सर्किट कितने टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहा है। दिस इज गिवन इंफिनिटी। दिस बेसिक यूनिट R1 and R2 is repeating itself number of times, uncountable number of times। तो आप ये करंट वाला मेथड भी नहीं लगा सकते हो। सेकेंड मेथड मैंने तुम्हें सिखाया था सिमेट्री वाला रूल, तो सिमेट्री वाला रूल भी आप नहीं लगा सकते, ना तो मिरर सिमेट्री दिख रहा है ना तो फोल्डिंग सिमेट्री दिख रहा है। तो ये एक थर्ड टाइप का प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे जितने भी टाइप के प्रॉब्लम बनते होंगे, सारे प्रॉब्लम का की कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, जिसके हेल्प से आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, या शायद कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसे आप लीव कर सको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड। तो अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस निकालता हूं इस सर्किट में, कुछ तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया होगा। ये इतना बड़ा जो रिपीटेटिव सर्किट है, इतना बड़ा जो रिपीटिंग सर्किट है, उस रिपीटिंग सर्किट का कुछ तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया होगा हमारे पास। तो मैंने नाम दे दिया कि हमारे पास में, सपोज करो कि हमारे पास में ये R अक्रॉस AB जो है वो कुछ आया होगा R इक्विवेलेंट के बराबर। आपको जो मन है दे दो, आप ये नाम भी दे सकते हो, ये नाम भी दे सकते हो, नाम देने में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। बस ध्यान रखना, चूंकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो R होना ही चाहिए। कुछ लोग R टोटल भी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब इस पूरे इनफाइनाइट जो रिपीटिंग सर्किट है, इस रिपीटिंग सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हमने डिनोट किया R इक्विवेलेंट से। क्लियर है? अच्छा, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे फाइंड करो कि कौन सा ऐसा बेसिक पार्ट है, एक बेसिक यूनिट है इस पूरे सर्किट का, बेसिक यूनिट जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। वंस मोर आई एम टेलिंग, पहला स्टेप हमें करना क्या है कि ए और बी के क्रॉस जो रेसिस्टेंस निकला उसका कुछ हमने नाम दे दिया R इक्विवेलेंट। कुछ तो इसको सॉल्व करके आंसर आया होगा इस पूरे इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का, उसका नाम मैंने दिया R इक्विवेलेंट। मुझे पता नहीं है, बस मैंने नाम दे दिया कि कुछ हमारे पास में आंसर आया होगा। नाउ आई एम चेकिंग which basic unit of this infinite ladder network is continuously repeating itself। कौन सा ऐसा बेसिक यूनिट है जो अपने आप को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है। तो मुझे दिखता है यहाँ पे कि R1 और R2 वाला जो ये पार्ट है, ये बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, दिस इज रिपीटिंग इटसेल्फ कंटिन्यूअसली। तो जो बार बार रिपीट कर रहा है ना, उसको मैं निकाल लेता हूं और कुछ यहाँ पे लिख लेता हूं। ये R1 है और यहां कुछ नीचे में ये R2 है। ठीक है, इसे मैंने यहां से निकाल लिया, और यही बेसिक यूनिट अपने आप को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इट इज कंटिन्यूअसली रिपीटिंग इटसेल्फ। तो बच्चे अब देखो यहां पे, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक बहुत ही डेली लाइफ फेनोमेना। आप सब ने समुद्र को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मूवी में तो देखा होगा, फोटो वगैरह में देखा होगा। तो समुद्र इतना बड़ा होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि उस समुद्र में होता क्या है, पानी। और पानी मतलब इतना ज्यादा होता है जो हमारे बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, हम उतना सोच भी नहीं सकते। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि समुद्र में से एक मग पानी या एक बकेट पानी आप निकाल लो, ठीक है, और फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द ओशियन आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 बकेट ऑफ वाटर। एक बाल्टी पानी निकालने के बाद समुद्र में कितना पानी रह गया, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द ओशियन। तो आप क्या कहोगे, जितना पानी पहले था उतना ही पानी अभी भी है।
समुद्र से एक मग पानी या एक बकेट पानी निकालने से समुद्र के पानी पे थोड़ी ना कोई असर पड़ने वाला है। तो बिल्कुल वही बात है कि ये इनफाइनाइट जो नेटवर्क है जिसमें एक यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, इस पूरे समुद्र में से मैंने एक बाल्टी पानी को निकाल लिया। अब जो रिमेनिंग जो हमारे पास में यहाँ R1 और R2 का कॉम्बिनेशन है उसका भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तकरीबन R इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। मैंने पहले क्या बोला, A और B के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो किससे मैंने डिनोट किया, R इक्विवेलेंट से। इसमें से मैंने एक यूनिट को साइड कर लिया तो रिमेनिंग यूनिट का भी तो अप्रॉक्स उतना ही होगा। कितना होगा ये, R इक्विवेलेंट। बिल्कुल वैसे ही, ऐसे ये एक बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में इतना पानी है, उसको रिप्लेस कर दो, पानी को रिप्लेस कर दो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से, और उसमें से एक मग पानी मैंने बाहर सेपरेट कर लिया तो रिमेनिंग ओशियन में कितना पानी रहेगा, उतना ही पानी तो रहेगा। इधर वाला जो रिपीटिंग पार्ट है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना रहेगा, R इक्विवेलेंट। अब हमारा सर्किट सॉल्व हो गया, अब इसमें कुछ नहीं करना, तो लॉजिक बस इतना ही था हमारा। अब बिल्कुल वही करंट वाला मेथड को अप्लाई कर दो। ये A और B के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, मैथमेटिक्स को अप्लाई करके, और इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब करंट वाला मेथड लगा सकते हो आप, क्योंकि अब सर्किट जो है फाइनाइट दिख रहा है, सर्किट का एंड पॉइंट दिख रहा है। अब करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, यहाँ से I करंट निकला, यहाँ करंट आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2। अब अगर इस सर्किट को सॉल्व करते हो तो देखो ये और ये दोनों के पास में डिफरेंट करंट पहुंच रहा है, और अगर बच्चे डिफरेंट करंट पहुंच रहा है तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, R इक्विवेलेंट और R2, ये दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। और इस दोनों को मिलाकर के जब हम एक बना लेंगे तब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, R1 के साथ वो कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो पहले निकाल लो क्लियरली। आज कैमरा का सेटिंग थोड़ा सा खराब हो गया, जिस वजह से स्पेस का थोड़ा लैकिंग होगा, कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ये R2 और R इक्विवेलेंट कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा, क्योंकि दोनों के पास में डिफरेंट करंट जा रहा है, ये दोनों हमें पैरेलल में दिख रहा, R2 एंड R इक्विवेलेंट, R इन कौन सा कॉम्बिनेशन, R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कैसे सॉल्व करते हो, नाम दिया दिया मैंने R इक्विवेलेंट डैश, दैट इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R इक्विवेलेंट। क्लियर है। तो ये आ जाएगा R2 इंटू R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट प्लस R2, यहां से R इक्विवेलेंट डैश हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू R2 इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R2। यानी ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करके आप यहीं पे लिख लो, क्योंकि मैं अब इसी में इरेज कर करके क्वेश्चन को करने वाला हूं, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द फोन स्क्रीन और नॉट। चलो, बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है बच्चे, तो क्लियर है यहां तक। आप पॉज करके लिख लो इसको। अब आप खुद भी कर सकते हो, इसे पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हो। हमेशा क्वेश्चन पे अपना भी एफर्ट लगाया करो, तभी आप सीख पाओगे। तो अब मैंने क्या करना है बच्चे, इस दोनों को हटा देना यहां से, ठीक है। पॉज करके लिख लिया, इस दोनों को अब मैंने यहां से रिप्लेस कर देना है। और रिप्लेस तो कर दिया मैंने, अब रिप्लेस करके मुझे क्या करना है, यहां उस दोनों को मिला करके मैंने क्या नाम दिया है, R इक्विवेलेंट डैश, दैट इज इक्वल टू R2 इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R2। ठीक है। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा, दोनों के पास में सेम करंट ही जाएगा,
अब ये दोनों हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। क्लियर है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लिख लिया इसको? शैल आई इरेज इट? ओके। चलो देखते हैं। नाउ R1 एंड R इक्विवेलेंट डैश, R1 एंड R इक्विवेलेंट डैश आर इन कौन सा कॉम्बिनेशन? आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो ये R1 और ये R इक्विवेलेंट डैश वो किसके, कौन से कॉम्बिनेशन का? सीरीज कॉम्बिनेशन। सॉल्व करो। सीरीज में कैसे निकालोगे? यानी R एक क्रॉस कहां फाइंड कर रहे हैं? A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। बच गया सिर्फ ये दोनों। किसके क्रॉस निकाल रहे हैं? A और B। तो दैट इज इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में है तो सीधे हम लोग जोड़ देंगे R1 प्लस R2 इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन क्या है यहाँ पे? R इक्विवेलेंट प्लस R2। क्लियर? और R अक्रॉस AB मैंने पहले ही नाम दे दिया था कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके कुछ तो आंसर आएगा, A और B के अक्रॉस कुछ तो रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा, उसका मैंने नाम दे दिया था यहाँ पे R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, जो हमें दे देगा, और नीचे करते हैं आर ए बी के जगह मैंने आर इक्विवेलेंट पुट कर दिया। बस वही है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी हटा दो, वापस उसको मैंने क्या किया, फिर इतना दूर जो बचा, ये कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, समुद्र में से एक बाल्टी पानी अगर हटा दो तो बचेगा जो पोर्शन वो भी क्या रहेगा? समुद्र ही तो रहेगा। ठीक है, मैंने पिछले सर्किट में इरेज कर दिया है। उसके बाद हमने दोनों को पैरेलल में कंबाइन करके और फिर उसको वापस, जो एक बाल्टी पानी मैंने निकाला था उसको वापस से समुद्र में डाल दिया, तो आंसर तो हमें समुद्र ही रहेगा ना। बात समझ में आई? वो पहले सर्किट क्या था, मैंने इतना को रख करके इतना को निकाल लिया, एक मग पानी निकाल लिया, तो रहा क्या? समुद्र। और फिर से उसको जो एक मग निकाला था उसको समुद्र के साथ मिला दिया, तो मिला क्या हमको? मिला था हमको समुद्र ही मिला। क्लियर है? पीछे वाले सर्किट को देख लो, समझा दिया है, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं इसको। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, आर ए बी का वैल्यू पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो R1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? R1 इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस R1 R2 प्लस R2 इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इंटू ये आ जाएगा। अब इसको उस तरफ भेजो, क्या हो जाएगा तुम्हारा? आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर प्लस R2 इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू आर इक्विवेलेंट। इतना ही आएगा। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द फोन स्क्रीन और नॉट। चलो क्लियर है बच्चे? चलो बहुत अच्छे से क्लियर। अब यहां पे देखो कोई एक टर्म ऐसा है जो कैंसल आउट हो रहा है, तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, और बाकी सबको इस तरफ ले आओ, इज इक्वल टू पे इस तरफ ले आओ, तो बचा क्या? आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस R1 R2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है यहां तक बच्चे? ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखो मुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट का वैल्यू,
ठीक है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, फिजिक्स में बार बार आपको मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला जो होता था वो होता था ax² + bx + c, जहां पे उसका रूट होता था या x का जो वैल्यू होता था उसको निकालने का हमारा फॉर्मूला था -b ± √b² - 4ac/2a। तो वही फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे हम इसके लिए। तो हमारे पास में अब जो इक्वेशन हमको दिख रहा है वो इक्वेशन मैं पहले लिख लेता हूं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास में, R इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस R1 इंटू R इक्विवेलेंट माइनस R1 R2 दैट इज इक्वल टू 0। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। क्या था ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता था जनरल फॉर्मूला ax² + bx + c = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता था, यानी x का जो वैल्यू होगा, यानी x का कौन सा वैल्यू, रूट का मतलब हुआ x का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज कॉल्ड रूट या जीरोस। -b ±√b² - 4ac/2a, यही था हमारा। ठीक है, अब इसको पुट करो, सॉल्व करो, इसको कंपेयर करो। तो सबसे पहले ये पहला वाला टर्म अगर ax² है, इससे कंपेयर करो। x के जगह तो ये है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -R1 और c का जो वैल्यू हो जाएगा -R1 इंटू R2। क्लियर है? तो चलो बच्चे, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो x के जगह क्या है वहां पे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -b। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, -b, और यहाँ -R1 है तो ये +R1। पूरा मैथमेटिक्स से खुद भी कैलकुलेट करना, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ± √b²। तो b² -R1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, +-4ac। ठीक है, तो a है तुम्हारा 1 और माइनस माइनस अगेन फिर से क्या हो जाएगा, +4R1 इंटू R2 अपॉन 2a। तो a का वैल्यू कितना है, 1 आ जाएगा। ये आ गया बच्चे हमारे R इक्विवेलेंट। देखो यहां पे क्या करते हैं, अगर इन केस ये R1 का वैल्यू छोटा हो जाए, ठीक है, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर इससे छोटा हो जाए, ये रूट के अंदर जो भी टर्म है, क्लास 10th में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर ये जो रूट वाला वैल्यू है, अगर ये बड़ा हो जाए रूट को सॉल्व करने के बाद, और ये वैल्यू अगर छोटा हो जाए, हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ R1 है और यहाँ R1 का स्क्वायर प्लस में वो टर्म है, तो ये वैल्यू बड़ा होने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू तो निगेटिव में हो नहीं सकता है कभी, इसीलिए जो आंसर हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस √R1 का स्क्वायर प्लस 4R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फाइनल आंसर। यानी अगर सिंपली यहाँ R1 और R2 का वैल्यू डाल दिया तो तुम इस फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला भी आ गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें रटो मत, मेथड को ध्यान में रखो क्या करना। अब यहीं पे अगर मान के चलो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस लगा देता,
तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा ना, इस ब्रांच में भी एक रेसिस्टेंस लगा देता, ठीक है। देन दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल एनी मोर, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट मी चेक। चलो तो ये क्लियर है। तो ये था हमारा इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, जो एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड। कुछ नहीं हमने काढ़ा, हमने क्या करा, पॉज करके इसको लिख लो पहले। हमने क्या किया, हमारे पास में एक इनफाइनाइट नेटवर्क दिया हुआ है, ए और बी के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो हमने मान लिया कि ये एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें एक यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, उसको सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा हमारे पास आर टोटल या आर इक्विवेलेंट। हमने इसमें वह यूनिट को पहले सर्च किया जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा था, वो यूनिट था R1 और R2। इसको हमने बाहर कर लिया। तो समुद्र में से एक बाल्टी पानी अगर निकाल लोगे तो रिमेनिंग जो रहेगा वो तो समुद्र ही रहेगा। तो रिमेनिंग बच गया हमारा इतना दूर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, R इक्विवेलेंट से मैंने बता दिया। फिर R2 उसके साथ पैरेलल में आ गया, रिमेनिंग उसके साथ सीरीज में आ गया, और AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मैंने नाम क्या दिया था, R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। ओके, आज ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है। अगेन फिर कल मैं किरचॉफ्स लॉ पढ़ाने वाला हूँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। उसके बाद व्हिटस्टोन एंड ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ के बाद हम लोग एक अलग तरीके का क्वेश्चन भी करेंगे, क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क। यानी एक क्यूब लेंगे, क्यूब के हर एक एज पे, on each and every edge of the cube we will connect a resistance, और तब हम उस क्यूब के किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सीखेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीका से, ठीक है। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसे उठा लो। उसके बाद हम लोग करेंगे व्हिटस्टोन एंड ब्रिज, और व्हिटस्टोन एंड ब्रिज का दोनों कंडीशन करेंगे, बैलेंस भी करेंगे, अनबैलेंस्ड भी करेंगे। क्लियर है। अनबैलेंस्ड के ऊपर में न्यूमेरिकल बनाना भी सीखेंगे, और उसके बाद हमारा ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। एक मिसलेनियस प्रॉब्लम का एक लेक्चर बना लेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीवियस ईयर IIT और नीट के क्वेश्चंस लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वन है हमारा ये, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। ओके, अब मैं एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, और इस टॉपिक का हमारा जो नाम होगा वो है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्या होता है, यानी आपके पास में एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सर्किट या नेटवर्क दिया रहेगा। सर्किट एंड नेटवर्क बहुत टर्मिनोलॉजी का मीनिंग सेम ही होता है, बोलने वाले पे डिपेंड करता है उसे क्या बोलना अच्छा लगता है। चलो, तो आपके पास में एक डेल्टा यानी ट्रायंगल के फॉर्म में आपके पास में एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सर्किट दिया रहेगा, और उसमें आप करंट वाले मेथड से सॉल्व करने में आपको काफी सारी परेशानी आ रही है। यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट सर्किट बाय द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ करंट। करंट को फ्लो करवा के, मतलब दो टर्मिनल के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने बोल दे, दोनों के अक्रॉस आप एक सेल या बैटरी को कनेक्ट करके करंट फ्लो करवा करके फिर आप जज नहीं कर पा रहे हो कि कौन उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए, तो वहां पे आपको ये मेथड बहुत हेल्पफुल होगा। एंड दिस मेथड इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड एफिशिएंट मेथड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज। आपके सिलेबस में सिर्फ बैलेंस्ड का जिक्र है, अनबैलेंस्ड पे अगर मैं CBSE कैरिकुलम की बात करूं तो आपके NCERT में एक क्वेश्चन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज पे दिया गया। मैं ये नहीं कहता हूं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज का क्वेश्चन दूसरे तरीके से नहीं होगा, वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के मेथड से भी हो जाएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा योगदान रहा है, उस मेथड से, उस
लॉ से, उस लॉ का एप्लीकेशन करके आप बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन जितने अच्छे और आसानी तरीके से आप इस मेथड से सॉल्व कर पाओगे ना, उतने आसान तरीके से आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से नहीं कर पाओगे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें बता देता हूं, इसको माइंड में रखना। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, और जब हम लोग अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तब हम इसका एप्लीकेशन भी करेंगे। अभी मैं एक प्रॉब्लम भी करवा दूंगा। सपोज हमारे पास में एक रेसिस्टेंस दिया गया है, मान लो ये पॉइंट है हमारा A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। अब इस सर्किट में आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए दे दे, A और C के बीच में, मे बी A और B के बीच में, मे बी B और C के बीच में। सिंपल अगर ये सर्किट दे दे तब तो आप सॉल्व कर जाओगे, लेकिन अगर ये सर्किट किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का एक हिस्सा है जहां पे आप करंट वाला मेथड अप्लाई करने में पजल्ड हो जाओगे, तो वहां पे ये मेथड आप आसानी से अप्लाई करके इस सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसे कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं डेल्टा फॉर्म। दिस इज कॉल्ड डेल्टा फॉर्म। ठीक है, अब इसे स्टार, ये इंजीनियरिंग में भी ये कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर में बच्चों को इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ना होता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ये डेल्टा फॉर्म है। अब अगर इसे स्टार फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सारे पॉइंट को अपने जगह पे रखो। ये ए था, कीप एज इट इज, यहां पे बी था, कीप एज इट इज, एंड यहां सी था, कीप इट ऑल्सो एट इज। ठीक है, इसे भी ऐसे ही छोड़ दो। नाउ यहां इस रेसिस्टेंस का मैंने नाम दे दिया है, मान लो RA, या सहूलियत के लिए R1 ले लो, इसका नाम मैंने दे दिया है R2, इस वाले का नाम मैंने दे दिया है R3। तो देखो अब यहां क्या करना है, ठीक, जो A वाला वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कौन से दो आर्म से मिला है? एक वर्टेक्स बनने के लिए एटलीस्ट दो आर्म की जरूरत होती है। ठीक है, तो R1, ये दो आर्म जो इस वर्टेक्स को बना रहे हैं, A पॉइंट को, उस दोनों में कौन कौन सा रेसिस्टेंस लगा हुआ, R1 और R2। तो इस दोनों का पहले प्रोडक्ट कर लो, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय सबका सम, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? नाउ सॉरी, अब क्या है, B वाला पॉइंट देखो, इससे ये दोनों कनेक्टेड है, इसका नाम हम लोग दे देंगे R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये तीसरा वाला है, तो C के, तो R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो ये था डेल्टा फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्टार फॉर्म। ठीक है, तो इसे पॉज करके लिख लीजिए, यानी ऐसा सर्किट है और इसे सॉल्व करने में आप काफी पजल्ड हो जाते हैं, काफी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, देन यू कैन कन्वर्ट दिस डेल्टा फॉर्म इनटू a स्टार फॉर्म एंड सॉल्व दैट सर्किट वेरी इजीली। ठीक है, तो लेट्स हैव वन क्वेश्चन ओवर इट, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे अधूरे ही रहेंगे।
चलो तो इसको इरेज करके एंड आई एम गोइंग टू राइट ए क्वेश्चन हियर. Suppose we have a question. सपोज हमारे पास में ये क्वेश्चन है, देखो बच्चे, यहां 5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, यहां पे 3 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, हेयर 4 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, या ये 1 ओम, यहां पर इसको 2 ओम ले लो, यहां पे 3 ओम का कनेक्टेड है, यहां पर 4 ओम, और अगेन हेयर 4 ओम कनेक्टेड है. ठीक है, पॉइंट का नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लो. ओके, लेट मी चेक द वैल्यू ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस. ठीक है, तो देखो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे. हमें यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले कोई भी ऐसा सर्किट आपको मिले कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का, आगे मैं तुम्हें ऐसा सर्किट बताऊंगा जिसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों इंक्लूडेड हो, जिसे हम कहते हैं आरसी सर्किट. तो आरसी सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. सारे पॉइंट को पहले नेम कर दो. सपोज दिस इज एक्स, this is y, this is z, this is something k. ये सारे पॉइंट का हमने नेमिंग कर दिया, और हमें यहां पे कह रहा है कि फाइंड रेसिस्टेंस बिटवीन a एंड c. ये दोनों पॉइंट के क्रॉस कह रहा है, फाइंड रेसिस्टेंस बिटवीन a एंड c. इस दोनों पॉइंट के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है बच्चे. अब अगर आप करंट वाला मेथड यहां पे अप्लाई करोगे, ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, करंट वाले मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दैट मेथड विल, इस डेल्टा मेथड, इस बीच में एक डेल्टा आ रहा है, ध्यान से देखना है इसको, इसके वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कैलकुलेशन जो होंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. अब मैं यहां पे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दूंगा. क्वेश्चन को पॉज करके पहले लिख लीजिए. ओके, लिख लिया. सो अब एक चीज देखो, मैंने जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर को हमेशा देखते रहना, वहां मैंने बताया था कि उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा जिसके बीच में, जिस दो पॉइंट के बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होगा. तो ये सिंपली वायर से कनेक्टेड है, और थ्योरेटिकली वायर का थ्योरेटिकली वायर का रेसिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल लेते हैं. तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता हूं, ये 1 ओम जो था, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, क्यों नहीं बना सकता था. यहां और यहां का पॉइंट, इस पॉइंट का नाम था Z, और ये था 1 ओम का. क्लियर है? अब तो क्लियरली दिख रहा है ये 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम. क्वेश्चन वैसे ही दिया गया था, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया बाय एप्लीकेशन ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड ब्रेन. तो अब ये डेल्टा के तरह दिख रहा है, अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्टार में. तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए यहां तो लगा हुआ है, एक पॉइंट है,
दिस इज आवर 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहां देखो x के पास में, अब मैं एक एक चीज नहीं करूंगा, तो x के पास का रेसिस्टेंस अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 अपॉन 3 2 5 1 6, k के पास में ये दोनों है 3 2 6 अपॉन 6, और ये z के पास में, ठीक है, तो 3 1 जा 3, अरे नेम कुछ भी डाल सकते हो यार, z के पास में 3 1 जा 3 अपॉन 6, क्लियर है। अब सबको कनेक्ट करो, तो x जो पॉइंट है वो तो ऐसे ही रहेगा, x के नीचे कौन सा लगा दोगे 2/6 यानी कि 1/3 होगा, ये k पॉइंट भी ऐसे ही फिक्स रहेगा, ठीक है, और k वाले पॉइंट से आप लोग लगा दोगे 6/6 यानी कि 1 होगा, दिस इज आवर k पॉइंट। सॉरी। अब यहां से देखो ये क्या लगा हुआ था 4 ओम। अच्छा, अब यहां पे Z एक पॉइंट था, वो तो फिक्स ही रहेगा Z, और Z के आगे लगा हुआ है यहां पे 4 ओम, और ये पॉइंट है C, ठीक है। तो Z के पास में कौन सा आया 3/6 यानी कि 1/2 ओम। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द स्क्रीन और नॉट। चलो बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखो बच्चे यहां पे ये दोनों तुम्हें कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसी में सॉल्व करते जाऊंगा, स्पेस का थोड़ा सा कमी है, तो 5 + 1/3 16/3 हो जाएगा इस दोनों को मिला करके। तो इस दोनों को मिला करके मैंने एक रेसिस्टेंस बना दिया, ये पॉइंट ए अब यहां चला आया 16/3 ओम आ गया, क्लियर है। अब देखो करंट वाला मेथड अप्लाई आप कर सकते हो, तो करंट वाला मेथड में क्या करना होता है, किसके किसके क्रॉस निकालना है, ए और सी। तो ए को तुमने क्या करना है हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर देना है, और बी को तुमने क्या करना है, सॉरी ए को हाई पोटेंशियल से और सी को लो पोटेंशियल से, या डायरेक्ट ए के पास प्लस साइन लिख लो और सी के पास में माइनस साइन लिख लो। करंट हमेशा कहां से निकलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो यहां से करंट को फ्लो करवाओ। करंट मानो यहाँ पे I आया, अब करंट यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 होगा, ठीक। फिर से देखो ये I2 इधर चलता हुआ आएगा, इस दोनों के पास में क्या आ जाएगा, I2 ही आएगा। अब ध्यान से देखो ये I1 और इसके पास में भी कितना आ जाएगा, I1 ही आएगा। तो देखो ठीक, और फिर I1 और I2, इधर I2 पहुंचा और यहां से क्या आ जाएगा I1। और मैंने सिखाया क्या था, करंट वाला मेथड में मैंने एक चीज तुम लोग को सिखाया था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, जहां पे तुमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल किसके पास लगाया है, ए से, यही ना निकालना है रे, ए और सी के बीच में। तो ए के पास पॉजिटिव और सी से, तो पॉजिटिव से जितना करंट निकलेगा सर्किट में घूमने के बाद, यानी सी पॉइंट पे निगेटिव है तो सी पे उतना करंट पहुंच जाना चाहिए। तो देखो इधर से I2 आ रहा है और इधर से I1 आ रहा है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, I1 + I2, और I1 + I2 किसके बराबर है, I के बराबर है। दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख रहा है बहुत अच्छे से, क्लियर है। यानी ये जो हमने करंट को सर्कुलेट करवाया है, वो सर्कुलेशन जो है हमें सही किया हमने, ठीक है। अब देखो
ये और ये कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? 4 1 कितना हो जाएगा? 5। और ये कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? दिस इज 4 1 5 और ये दोनों। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। 1/2 + 4 सीरीज में 4 2 8 + 1 9/2 ओम। इस दोनों को हटा दिया, इस दोनों को हटा करके और एक रेसिस्टेंस यहां दे दो 9/2 ओम का। ठीक है, करंट इस तरफ कितना जा रहा था? I2। फिर इस दोनों को मिला करके एक रेसिस्टेंस बना दो, 4 1 कितना हो जाएगा? 5 ओम। अब इस दोनों को हटाओ, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो। 4 1 कितना हो गया? ये 5 ओम का। ठीक, अब देखो I1 इसमें आ रहा है और I2 इसमें जा रहा है, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा? These two are in parallel combination। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करते हो? 1/5 अब प्लस 2/9 कितना हो जाएगा? ये 45। 9 प्लस 10 19/45, यानी इस दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा? ये 45/19 ओम। और ये दोनों आप कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? These two are in सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 16/3 प्लस 45/19, जो भी आंसर आएगा सॉल्व कर देना। अगर हमने यहाँ पे कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं किया है तो दिस इज आवर आंसर, मेथड यही रहेगा। ठीक है, तो बच्चे अभी तक के सारे लेक्चर्स काफी अच्छे हैं, इनको रिवाइज करते रहो। मैं जितने भी तरीके के, अब चूंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मैंने स्टार्ट किया है तो इससे रिलेटेड जितने तरीके के क्वेश्चन है वो सारे मैं करूंगा। बच्चों के रिक्वेस्ट पे ही मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जितने भी ट्रिक और टेक्निक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हर बच्चे तक पहुँच पाए। और इसमें कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं है। कुछ बच्चों ने कमेंट में पूछा था मुझसे कि सर आप सारे 12th का बनाओगे, तो उनके लिए मेरा रिप्लाई यही है कि बच्चे मैं आपसे काफ़ी सॉरी फील करता हूँ कि मैंने काफ़ी लेट इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि लॉकडाउन जब आया था तो आई वॉज वेटिंग कि लॉकडाउन अब खत्म होगा, अब खत्म होगा। लॉकडाउन 1.0 के बाद काफ़ी होप था कि लॉकडाउन खत्म होगा और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी नॉर्मली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर लॉकडाउन 2 आ गया, लॉकडाउन 3 आ गया, तो इस वेट में ही मैं रह गया था, काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ। मैं कोशिश करूंगा, मेरा काफ़ी शौक था कि मैं तकरीबन जो है ना 1.5 से 2 महीने में ऑप्टिक्स पढ़ाने का सोच रहा था कि जब भी मुझे लाइफ में ऐसा टाइम अगर मिलेगा तो मैं ऑप्टिक्स पे बहुत अच्छे इफर्ट दे करके अपना 360 डिग्री का इफर्ट और अच्छे एनर्जी लगा करके मैं बहुत ऑप्टिक्स को जितना हो सके, वैसे कोई अंत है नहीं किसी भी सब्जेक्ट का या फिजिक्स के किसी भी ब्रांच का, लेकिन मैं एक अच्छा इफर्ट दे करके बढ़िया लेक्चर बनाना चाहता था ऑप्टिक्स के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा बन जाए। आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद मैं एक टॉपिक आपको डिस्कस करूंगा, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कि आपके पास में VT ग्राफ दिया हुआ उससे XT में कैसे कन्वर्ट करोगे, या XT है तो XT से VT, VT से AT ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे। उसको समझाने से पहले मैं डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर दूंगा और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ग्राफ इतना आसान तरीके से आपको बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं बच्चे जो हर एक कॉम्पिटिटिव राइटर अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे SC वर्मा सर ने कन्वर्जन ऑफ ग्राफ से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, थोड़ा बहुत है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे
थोड़े बहुत क्वेश्चन एसएल अरोड़ा में भी है, ज्यादा डीप में नहीं है। और अरिहंत में डीसी पांडे सर के बुक में है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन उसका बताने वाला हूं आप लोग को, जिसके हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस कर जाओगे। 90% और मोर देन 90% क्वेश्चन कर जाओगे, और रिमेनिंग 10% क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन हाउ मच प्रैक्टिस यू आर डूइंग। ठीक है, ओके। तो अभी तक जो भी पढ़ाया उसे रिवाइज आप लोग करते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।